चलिए बच्चे, कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े थे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बाबू कि व्हेन अ ग्लास रॉड is rubbed with silk, then it acquire plus 3.2 microcoulomb charge. Then calculate charge on silk and change in their mass due to charging. बड़े ध्यान से समझेंगे। कहता है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो देन इट एक्वायर प्लस 3.2 माइक्रोकूलम। मतलब इट किसके लिए आया? ग्लास के लिए, कि ग्लास रॉड पे इतना कूलम का चार्ज आता है। तो आप बताइए कि सिल्क पे कितना चार्ज आएगा और जो है इसका मास कितना होगा चार्जिंग के का। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों कि जब ग्लास रॉड को, जब किसी को एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ चार्ज जो है वह ट्रांसफर होता है। एक बॉडी पे अगर पॉजिटिव आता है तो दूसरे बॉडी पे क्या आता है बच्चों? निगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक बताते हैं कि निगेटिव किस पे आएगा। बाबू शेरपा एक ट्रिक है। इस बॉडी, इससे जो बनने वाला जो बॉडी होंगे उस पे निगेटिव आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एस से सिल्क, ठीक है, एस से सिल्क, ई से इबोनाइट, आर से रबड़, पी से प्लास्टिक और ए से अंबर। तो देखो, सिल्क, इबोनाइट, रबड़, प्लास्टिक, अंबर, ये सब पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा बच्चों। क्या आएगा? निगेटिव। तो याद रखना कि निगेटिव कौन कौन से बॉडी पे आता है तो उसका ट्रिक याद रखिए। शेरपा, सिल्क, इबोनाइट, रबड़, प्लास्टिक, अंबर। मतलब सोच करके देखना कि जब ग्लास रॉड को किससे रगड़ते हैं, किससे रब किया जाता है? सिल्क से। जब सिल्क से रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पे प्लस 3.2 माइक्रोकूलम आता है। तो सोचो सिल्क पे चार्ज कितना आएगा? तो हमारा माइनस 3.2 माइक्रोकूलम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज ऑन सिल्क, तो चार्ज ऑन सिल्क का आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि सर अगर ग्लास रॉड पे प्लस 3.2 माइक्रोकूलम आया है तो जो हमारा सिल्क होगा वह सिल्क पे कितना आएगा? तो माइनस 3.2 माइक्रोकूलम। पहला जो सवाल था चार्ज ऑन सिल्क, इसका तो जवाब मिल गया। दूसरा बोलता है कि चेंज इन देयर मास ड्यू टू चार्जिंग। तो देखिए, मास निकालने के लिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना होगा। तो आप लोग को पता है, कल बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कल का जो वीडियो था उसमें बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं N। अब चार्ज ऑन सिल्क हमको पता है कि 3.2 माइक्रोकूलम है और E क्या होता था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये भी बात पता है, यहां से हम N निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर N की बात करें, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर्ड। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की बात करें Q इक्वल टू N से N निकाले तो N को क्या बोलेंगे Q अपॉन E। N को क्या बोलिएगा Q अपॉन E। तो Q कितना, तो Q 3.2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब क्या 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6। जब आप लोग 11th में यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं तो वहां पे SI प्रीफिक्स पढ़ते हैं, एटो फेटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी हेक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका। ठीक है, तो ये जो है माइक्रो कहने का मतलब है कि 10 टू दी पावर -6। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ गया कि 3.2 into 10 to the power -6 कूलम अपॉन E का वैल्यू कितना होता है बाबू 1.6 into 10 to the power -19। चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 3.2 था, यहाँ 1.6 था, इससे कैंसिल आउट होगा, यहाँ 2 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमारा आएगा क्या 2 into 10 to the power 13। मतलब कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो जाता है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो जाता है। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power -31 kg होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। तो अगर हम लोग मास को कैलकुलेट करते हैं तो मास इक्वल टू आप क्या बोलिएगा कि सर अगर एक इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो हमारा 9.1 into 10 to the power -31 kg होती है। तो अगर इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मास निकालने के लिए 2 into 10 to the power 13 into क्या कर देंगे 9.1 into 10 to the power -31 kg, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइए जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मास हमारा कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 18.2 ठीक है 18.2 इंटू इसको घटाओगे बाबू तो -31 और 13, तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा इंटू 10 to the power 18। ठीक है, इंटू 10 to the power 18 kg। मतलब कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पे अगर इतना चार्ज आता है तो आपको पता है कि जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब किया जाता है तो एक बॉडी पे हमारा पॉजिटिव आता है और दूसरे बॉडी पे क्या आता है निगेटिव आता है। तो चार्ज ऑन सिल्क कितना हो जाएगा -3.2 माइक्रोकूलम। Q इक्वल टू N होता है तो N इक्वल टू क्या बोलिएगा Q अपॉन E। ठीक है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। मतलब कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर 9.1 into 10 to the power -31 kg होती है तो बताइए इतना इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। तो उसको जो है इतना इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। बोलिए सबको आ गया होगा समझ में। चलिए अब जो है ये क्वेश्चन आप लोग को आ गया समझ में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉपर का वेट दे रखा है, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर दे रखा है। क्वेश्चन वेट ऑफ कॉपर दे रखा है 635 ग्राम। कितना दे रखा है 635 ग्राम। उसके बाद क्या कहता है कि each atom losses 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो फाइंड द चार्ज ऑन कॉपर स्फीयर। या कॉपर भी सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन कॉपर।
कहता है वेट ऑफ कॉपर दे रखा है 635 ग्राम और हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द चार्ज ऑन कॉपर। कॉपर पर आपको क्या बताना है? चार्ज बताना है। देखो बच्चों बहुत सिंपल सा मेथड है, हम लोग को चार्ज बताना है तो Q इक्वल टू हम लोग अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, Q इक्वल टू N। हाँ सर, जिसमें हम लोग जो है कि E का वैल्यू जानते हैं। हाँ सर, ये भी बात सही है कि हम लोग E का वैल्यू जानते हैं, तो हम लोग का कर्तव्य है कि N निकाल लें। क्या निकाल लें? अगर N निकाल लेंगे तो फिर डायरेक्टली Q इक्वल टू N से हमारा चार्ज निकल जाएगा। हाँ सर, लेकिन N निकलेगा कैसे? तो देखो वेट ऑफ कॉपर अगर दे रखा है तो इससे नंबर ऑफ मोल निकालो। क्या निकालो बच्चा? नंबर ऑफ मोल। तो बताइए नंबर ऑफ मोल किसको कहते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दे रखा है? 635 ग्राम। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 63.5 होता है। जब बच्चों यहां से आप सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 10। अब जब नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 10 तो हमारे क्वेश्चन में कहा है कि हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। इसका मतलब हम लोग अब नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। तो बच्चों नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है? मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब मोल तो हमारा निकल गया, मोल कितना आया है? 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। दिस इज द एवोगाड्रो नंबर। अब यहां से हमारा नंबर ऑफ एटम निकल गया। नंबर ऑफ एटम कितना निकला? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकल गया। अब कहा था क्वेश्चन में कि हर एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो बताइए एक एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो इतना एटम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? तो बताइए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही जो 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगी वह क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो अब हम लोग अगर निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जब निकालोगे बाबू तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो बताइए इतना एटम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका जो n का वैल्यू निकल करके आएगा, उसके बाद आप जानते हैं कि Q इक्वल टू N। सपोज दैट ये समथिंग कुछ भी आए, सपोज दैट y आ गया, तो अब आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी आ जाए, सपोज दैट मैंने मान लिया कि y आ गया, ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या होता है? N। तो जब Q इक्वल टू N होता है तो आप क्या कर दोगे? y इंटू E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्या आएगा? ठीक है, अगर हम कैलकुलेट कर दे तो 12.046 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 12.046 आएगा। 12.046। अब इसको यहां वैल्यू रख दीजिए, यहां रख दीजिए 12.046 और इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपका आया वो आपका Q का वैल्यू हो गया। ओके, ठीक है। अब हम लोग जो कल पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम है कूलॉम्स लॉ।
कूलॉम्स। बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा, लॉ जो होता है ना वो रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। लॉ कैसे दिया जाता है? रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये तब तक लॉ नहीं बनता है जब तक कि हर तरीके से उसे प्रूफ ना कर लिया जाए। तो लॉ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो कूलम्ब्स ने क्या क्या किया था और कूलम्ब्स ने कैसे कैसे लॉ दिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। कूलम्ब्स ने सबसे पहले दो चार्ज लिए, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2। दोनों को कुछ डिस्टेंस पे, कुछ सेपरेशन पे रखा, सपोज दैट R सेपरेशन पे रखा। जब कूलम्ब्स ने चार्ज को कुछ सेपरेशन पे रखा तो उन्होंने क्या पाया कि ये वाला जो चार्ज है ये इधर की ओर भागने लगा और ये जो चार्ज है वो इधर की ओर भागने लगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? क्या हम Q1 और Q2 को पास ला रहे हैं, सटाए हैं क्या? नहीं। मतलब क्या है कि एक ऐसा भी फोर्स होता है सर जो बिना सटाए लगता है, बिना कांटेक्ट के लगता है, जिसे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, जिसे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऊपर से गिराते हैं तो हमारी धरती माँ के पास भी एक फोर्स है जो उसको अपनी ओर खींच लेती है, जो उसको अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, तो क्या वो जो है वो जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं वो भी कैसा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इन सिमिलर वे कूलम्ब्स लॉ के बारे में अगर समझते हैं तो ये Q1 और ये Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, दोनों को दूर पर ही रखते हैं तो ये फोर्स लगाता है। और कूलम्ब्स ने क्या पाया कि ये वाला जो चार्ज है वो इधर की ओर भागता है और ये वाला जो चार्ज है वो इधर की ओर भागता है। तो कूलम्ब्स ने एक बात बोला कि अगर प्लस प्लस होगा, अगर प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो इनके बीच में दुश्मनी होगी। इनके बीच में क्या होगी? दुश्मनी। सर दुश्मनी कहने का मतलब क्या है? तो दुश्मनी कहने का मतलब है बच्चों रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। कब रिपल्सन होगा? जब सेम चार्ज होगा। प्लस प्लस माइनस माइनस के बीच में दुश्मनी या क्या होगा? रिपल्सन होगा। और अगर नेचर से अपोजिट चार्ज है, अगर प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस के बीच में आप लोग जानते हैं कि प्यार होता है। प्यार होने का मतलब क्या है? कि अट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं आप लोग वाला मत समझ लीजिएगा। प्यार होने का मतलब यहाँ क्या है? कि अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देकर के समझेंगे। तो ये प्लस प्लस जब होता है तो दुश्मनी, दुश्मनी का मतलब रिपल्सन, और प्लस माइनस होगा तो प्यार, प्यार का मतलब अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है एक फोर्स इधर लगा, इसका नाम हम दे देते हैं F21 और इसका नाम दे देते हैं F12। अब कूलम्ब्स ने क्या किया कि ये वाला सोच करके देखना थोड़ा सा कि अगर हम इस Q1 को पकड़ ले तो क्या ये Q2 भागना बंद करेगा? मतलब जो Q2 पे फोर्स लग रहा था क्या वो Q2 पर फोर्स लगना खत्म हो जाएगा कि अभी भी लगेगा? तो इसके पकड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और ये अभी भी फोर्स लगा रहा था और हमने पाया कि इसकी जो एक्सीलरेशन है वह 1 है। ठीक है, इस चार्ज का मास m, इसका भी मास m, और जब हमने इसको पकड़ा तो हमने पाया कि ये a एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है। अगर मैं इसको पकड़ लूं तो क्या ये वाला चार्ज भागना बंद कर देगा? नो सर। ये जब मैंने इसको पकड़ के इसके मोशन को ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि ये भी a एक्सीलरेशन से भाग रहा है। मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है।
मास सेम है, इसका मतलब दोनों पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये बात तो हमें पता चल गया कि दोनों पे जो लगने वाला फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, वो मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, हम यह कहना चाह रहे हैं बच्चों कि A वेक्टर 21 इक्वल टू का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ A वेक्टर 12। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। बाय द एक्सपेरिमेंट हमने बताया कि एक को पकड़ लिए तो दूसरा चाहे भागना बंद कर देगा क्या, नहीं। तो हमने पाया कि ये ऐसे रिलेशन से भाग रहा है। जब मैंने इसको पकड़ा तो हमने पाया कि ये भी ऐसे रिलेशन से भाग रहा है। इसका मतलब जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वह सेम है। और आप देख रहे होंगे फिगर में कि जो दोनों फोर्स लग रहा है वह अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये वाला फोर्स देखिए लेफ्ट साइड पे लग रहा है, तो ये वाला फोर्स राइट साइड पे लग रहा है। सर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। कहीं ना कहीं हम लोग जरूर कुछ ऐसा पढ़े हैं। हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ को याद करो। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, अपोजिट होगा। तो उसको एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। हाँ सर, ठीक है। तो अगर मतलब हमें क्या पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ये जो कूलम्बियन फोर्स होती है, वह कैसा फोर्स होता है बच्चों, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, ये कैसा फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। क्योंकि जो फोर्स लगती है वह मैग्नीट्यूड में सेम होती है और डायरेक्शन में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देकर के समझेंगे। तो एक बच्चे ने कहा कि सर इस फोर्स को तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस फोर्स को हम लोग इस प्रकार से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है बच्चों कि ये चार्ज Q1 है, Q1 ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये चार्ज Q2 है सर, और ये Q2 नीचे फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स का नाम F21 दे दिए और इस फोर्स का नाम, ठीक है, F12 दे दिए। ये भी तो आप तो अभी कहे थे कि एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, तो एक्शन रिएक्शन का मतलब मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ये भी तो डायरेक्शन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम है। हाँ, है तो, बट दिस इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग। ये जो बताया गया, ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये गलत है। मतलब हमने कोई ना कोई बात जरूर अभी तक छुपा रखा है। हाँ, ये जो फोर्स लगता है ना, कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑलवेज एक्ट्स ऑन द लाइन, ऑलवेज एक्ट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। यह हमेशा किस पे लगेगा, तो लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स लगेगा। लाइन ज्वाइनिंग, कौन लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। जो चार्ज को लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, उसी पर फोर्स लगेगा। देखो तो क्या ये वाला फोर्स लग रहा था, नहीं। और जब चार्ज एक्शन रिएक्शन फोर्स हो और लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है तो उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। बच्चों यहां से 12th में एक ऑब्जेक्टिव आता है कि कूलम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इज, तो क्या बोलिएगा, सेंट्रल फोर्स। कौन फोर्स, सेंट्रल फोर्स। मतलब आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। What do you mean by central force? Central force का मतलब है that is the force acting along the line joining,
लाइन ज्वाइनिंग कहां लगेगा? तो लाइन ज्वाइनिंग कह रहा हूं, जैसे यहां पे है तो लाइन ज्वाइनिंग का 2 चार्ज हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, वहां लाइन ज्वाइनिंग का मास हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ये हम लोग क्लियर कर ले कि दिस इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग। Gauss Coulombian force, electric force और electrostatic force is central force, that is force हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा। कहाँ लगेगा बच्चों? लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा। ये बातें क्लियर हुई होगी। अब देखिए दो चीजें, एक बात और हमने बताया है, एक पॉइंट और बताए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। Electric force is action reaction force. Action reaction मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। चलिए बच्चों, हमने तीन बातें सीख लिया कि फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा। ये हमेशा कहाँ लगेगा? लाइन ज्वाइनिंग पे। अब देखिए हमारे मन में एक सवाल उठा है, हमारे मन में एक सवाल उठा है बच्चों। सवाल क्या है जो ध्यान देकर के समझो। सवाल ये है कि मान लिया जाए यहां पे मान लिया जाए बच्चों यहां पे कोई चार्ज Q1 है, ठीक है, और यहां पे चार्ज कोई Q2 है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये Q1 है और ये Q2 है, ये माइनस Q2 मान लीजिए। दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा था ये। अब बताइए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, प्यार होगा। दोनों के बीच में प्यार चल रहा था, ये इसको खींच रहा था अपनी ओर, ये इसको खींच रहा था अपनी ओर। अब हुआ क्या कि इसके जीवन में कोई तीसरा आ गया, इसके जीवन में कोई Q3 आ गया। ध्यान दे करके समझिए, इसके जीवन में कोई Q3 आ गया। अब सोचो कि अब ये Q2, अब तो ये Q3 पे भी फोर्स लगाएगा ना। अरे ये Q2 अब तो ये Q3 को भी अपनी ओर खींचेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर Q2 Q3 पे फोर्स लगाना चालू कर देगा तो क्या Q1 के फोर्स पे इफेक्ट पड़ जाएगा? Q1 का फोर्स कम जाएगा या बराबर रहेगा या ज्यादा हो जाएगा? तो अगर हम लोग मानव पर बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि तीसरा मिल गया तो दूसरा को भूल जाते हैं। अभी का तो समय यही चल रहा है कि नया मिला तो पुराना जाओ, ठीक है। यहां पे चार्ज के साथ मानव वाला नेचर नहीं होता, ठीक है। अगर ये इस पे फोर्स लगाने भी लगा तभी भी इसके फोर्स में कोई कमी, Q2 इस पे जितना फोर्स पहले लगा रहा था उतना Q3 के आने के बाद भी लगाएगा, उतना Q3 के आने के बाद भी लगाएगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर जो है हम लोग, ठीक है, किसी तीसरे चार्ज को भी लाते हैं तो जो दो फोर्स के बीच लगने वाला जो फोर्स हो, दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वह इंडिपेंडेंट होता है किससे? तो थर्ड चार्ज से या अदर चार्ज से। मतलब अगला पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two charge is independent of presence or absence of
presence or absence of other charge। क्या बोले, ध्यान से समझना कि अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस और अब्सेंस से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जितना पहले लग रहा था उतना अभी भी लगेगा, तीसरा हो अन्यथा ना हो। ओके, इतनी बातों को हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड पर बात करेंगे। हम लोग तो ये सीख लिए कि फोर्स जो होगा, ठीक है, वो सेम इन मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब इस बात पे थोड़ी डिस्कशन हो जाए। तो यहाँ पे चार्ज रखे हैं Q1 और यहाँ पे चार्ज रखे हैं Q2। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने R माना है। इसने इधर फोर्स लगाया, इस फोर्स का नाम F21 दिए, और ये इधर फोर्स लगाया, इस फोर्स का नाम क्या दिए, F12। थोड़ा सा ध्यान देकर के समझेंगे। अब हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं। जो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं तो सोचना थोड़ा सा। कूलम्ब्स ने बोला कि F जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2 होता है। मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड को जितना बढ़ाओगे, चार्ज के मैग्नीट्यूड को जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता जाएगा कौन, फोर्स। कौन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ता जाएगा। और उन्होंने बोला कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। F जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है a square of distance between the two charge। If directly proportional to Q1 into Q2 and if inversely proportional to a square of distance between the two charge, this is the equation first and this is the equation second। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। अगर पहला और दूसरा को कंबाइन करके बोले, मिला करके बोले, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए, कहीं भी जो प्रोपोर्शनलिटी आती है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहां कांस्टेंट आता है। तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट K आता है जिसको हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। तो F इक्वल टू लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू क्या लिखते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में K क्या है, तो K को बोलते हैं, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस K को कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां इस K को क्या कहते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10 टू दी पावर 9, 9 × 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब सर इप्सिलॉन नॉट क्या होती है, तो देखो इप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, और जब नॉट लगा दिए इसका मतलब हो गया परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम और इन फ्री स्पेस। क्या बोले कि इप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया बच्चों परमिटिविटी इन एयर, ठीक है, और वैक्यूम और इन फ्री स्पेस, और इन फ्री स्पेस। It represents, epsilon naught represents the capability of making electric fields। epsilon naught मतलब epsilon permittivity का मतलब होता है कैपेबिलिटी टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इप्सिलॉन नॉट
अगर एयर और वैक्यूम की बात करें तो इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस में वह होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये आपका 12th के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम और इन फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। बच्चों ये जो हम लिखेंगे अब फोर्स को F इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने एयर, वैक्यूम और इन फ्री स्पेस में किया। अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स अगर मीडियम के रूप में एयर लेते हैं या वैक्यूम लेते हैं या फ्री स्पेस है तो बताओ कि जो कूलम्बियन फोर्स होगा वह कितना होगा, तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये जो इप्सिलॉन जो है ना वो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज करता है। वो मीडियम के अकॉर्डिंग क्या करता है, चेंज करता है बच्चों। जब मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज करता है तो ध्यान देकर के सुनिएगा। फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फोर्स कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की मीडियम में बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स की मीडियम में बात करें तो मीडियम में होता है, हम लोग लिखते हैं इप्सिलॉन m। क्या लिखते हैं, इप्सिलॉन m। इप्सिलॉन m का मतलब होता है परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी इन मीडियम। अब यहां पर ध्यान देकर के समझेंगे। तो अब जो k का वैल्यू लिखेंगे वह लिखेंगे 1/4 इप्सिलॉन m। तो ये जो k का वैल्यू है, जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 1/4 इप्सिलॉन m। ये कहा मीडियम में, तो F इक्वल टू अब आप क्या लिखिएगा 1/4, ठीक है, इप्सिलॉन m Q1 into Q2 upon R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स इन मीडियम। किसी मीडियम में लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि F इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन m Q1 into Q2 upon R स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देकर के समझेंगे। एक वर्ड होता है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी का दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको इप्सिलॉन r या k से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो देखिएगा, ध्यान देकर समझिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी मींस द परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। क्या बोलिएगा कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी in medium to the permittivity in air or vacuum। क्या बोले कि रिलेटिव परमेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। देखिएगा, इस इप्सिलॉन r को आप लिख सकते हैं इप्सिलॉन m अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इप्सिलॉन m अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन m इक्वल टू इप्सिलॉन r इंटू इप्सिलॉन नॉट।
इप्सिलॉन नॉट। और आपको बोले थे कि इप्सिलॉन आर को के से भी डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, के से भी डिनोट किया जाता है। तो सोच करके देखो, इसी फोर्स को अब तुम ऐसे लिख सकते हो कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ का फोर्स लिख रहे हैं? मीडियम का। कहाँ का? मीडियम का। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू इप्सिलॉन नॉट इनटू के। यहाँ पे ये के कूलम्ब कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देकर के समझिएगा। तो अब आप यहां से ऐसा कह सकते हैं कि सर जो F मीडियम होगा ना, वह F मीडियम FAR अपॉन K होगा। F मीडियम क्या होगा? FAR अपॉन K होगा। ठीक है, FAR अपॉन K होगा। किसी मीडियम की अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लिया जाए कि 4 है और एयर का आपको फोर्स दे रखा है, तो उस मीडियम का जो फोर्स होगा वह एयर का जो है 1/4 पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां तक क्लियरिटी आया होगा। F मीडियम बराबर क्या बोलोगे? FAR अपॉन K, FAR अपॉन K। चलिए, ये हमारा आपको बता दिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम और इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ सकते हैं क्या कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए कूलम्ब्स लॉ को आज खत्म ही कर देते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताने से पहले एक दो बात और बता देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं या कूलम्बियन जो फोर्स होते हैं वह कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है तो उसके द्वारा क्लोज पाथ में जो वर्क होगा वो हमारा 0 होता है। तो इस बात को आप अपने ज़हन में बैठा करके रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्बियन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। एक चार्ज हमारे यहां पे Q1 है, एक चार्ज हमारा यहां Q1 है और यहां पे चार्ज हमारा Q2। ठीक है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2। आप लोग 11th में पोजीशन वेक्टर पढ़े। इस Q1 को अगर हम ऑरिजिन से मिला दें, कहां से? ऑरिजिन से अगर मिला दें तो एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। लीजिए इसको ऑरिजिन से मिला के इस वेक्टर का नाम दे दिए R1। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अगर इस Q2 को अगर ऑरिजिन से मिला दें तो एक दूसरा हमारा वेक्टर बन जाएगा, इसको बोलेंगे R2 वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। अब बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर हम आप लोग को बात करें R12 वेक्टर, तो R12 वेक्टर का डायरेक्शन हमारा ऐसा होगा। दिस इज द R12 वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R21। This is the direction of R12 vector and this is the direction of R21 vector. हाँ सर, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है।
दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि r12 वेक्टर इज इक्वल टू द माइनस ऑफ r वेक्टर 21। r12 वेक्टर इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ, ठीक है, r वेक्टर 21, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देकर समझें, हम लिखते हैं r कैप 12, r कैप 12, r कैप 12 का मतलब क्या, कैप जहां कहीं भी लग जाता है तो उसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो क्या बोलेगा कि यूनिट वेक्टर टेकन फ्रॉम q1 to q2, यूनिट वेक्टर टेकन फ्रॉम q1 to q2। और अगर हम लोग r21 कैप लिखते हैं तो r21 कैप को क्या लिखेगा, यूनिट वेक्टर टेकन फ्रॉम q2 to q1। अब यहां पर ध्यान देकर के समझिएगा, अगर किसी को भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? एक बात तो हमारा क्लियर है कि ये बात तो आपको क्लियर होगा कि f वेक्टर 1 2 का जो मॉड होगा, मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा वो मॉड ऑफ f वेक्टर 2 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम लोग जब कभी ऐसे लिख दें कि f वेक्टर 1 2 इक्वल टू f वेक्टर 2 1, दिस इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, बिकॉज फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है वो कैसा है, अपोजिट है। तो आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिखोगे कि f वेक्टर 1 2 इक्वल टू माइनस ऑफ f वेक्टर 2 1। सर माइनस क्यों आया? तो माइनस आने का कारण क्या है कि जो दोनों फोर्स लगा है और कैसे डायरेक्शन में लगा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, जिसके कारण क्या आया, माइनस आया। तो दिस इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग, मैग्नीट्यूड में सही है। हाँ, तुम अगर ऐसे लिख देते हो f12 इक्वल टू f21, अगर एरो नहीं लगाते हो तब ये सही है, बिकॉज जब एरो नहीं लगाए तो हमारा ये मैग्नीट्यूड का ही फॉर्मेट बचा। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर फॉर्म को सीख रहे थे, तो वेक्टर फॉर्म पे ध्यान देंगे कि वेक्टर फॉर्म होता क्या है। ठीक है, 1 मिनट। देखिए, किसी को भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि उसको जो है आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज दैट हम f वेक्टर 1 2 लिखते हैं। अगर आप f वेक्टर 1 2 लिखते हैं तो आप क्या लिखेगा कि इसका मैग्नीट्यूड मतलब f12 वेक्टर का मॉड, या सिर्फ आप f12 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट वेक्टर से, तो ये फोर्स क्या है? फोर्स है, ठीक है, 1 2। तो आप जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो यूनिट वेक्टर क्या लेंगे? r कैप 2 1, r कैप 2 1, क्योंकि सेकंड के कारण फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है, तो यूनिट वेक्टर जो लेंगे r कैप 2 1 लेंगे। चलिए, यूनिट वेक्टर का मतलब मान लिया जाए कोई a है, a यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो f वेक्टर 1 2 f वेक्टर 1 2 इक्वल टू मॉड कितना आया था बच्चों? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखेंगे? हम लोग वेक्टर में लिख रहे हैं, तो r21 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर ना है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या बोले थे? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या? r वेक्टर 2 1, r वेक्टर 2 1 अपॉन r21 का मैग्नीट्यूड सिंपली r21 लिख देते हैं, ये भी तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बताइए f12 इक्वल टू हमारा क्या आ गया?
k q1 q2 अपॉन r21 का होल क्यूब इनटू r वेक्टर 21। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है हमारा वेक्टर फॉर्म है किसका, कूलम्ब्स लॉ का। ये किसके लिए लिखे, वेक्टर फॉर्म है हमारा कूलम्ब्स लॉ का। एक वेक्टर 1 2 को जब हम वैसा लिख सकते हैं तो यहां पे ध्यान दो कि अगर हम बात करें F वेक्टर 21 की, तो F वेक्टर 21 को आप क्या लिखिएगा, F वेक्टर 21 को आप क्या लिख सकते हैं, इन सिमिलर वे आप क्या करोगे कि सर मॉड ऑफ F वेक्टर 21 इक्वल टू r कैप 12, r कैप 12। तो बताइए F वेक्टर 21 इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r12 का होल स्क्वायर। अब कैप को लिखना क्या बताए थे, r वेक्टर 12 अपॉन r12 दैट इज F वेक्टर 21 इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r12 का होल क्यूब इनटू r वेक्टर 12। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ F वेक्टर 21। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप r वेक्टर 12 को लिखोगे तो इसको आप क्या लिखोगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और अगर आप r21 वेक्टर को लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। जब ऐसा है तो आप ये भी बात लिख सकते हैं, आप ये भी बात बोल सकते हैं कि सर F वेक्टर 21 इक्वल टू माइनस ऑफ F वेक्टर 12, F वेक्टर 12। ठीक है, मतलब फोर्स का तो मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। बोलिए, तो आज हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है ये बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कूलम्ब्स लॉ के प्रॉब्लम के बेस पे होगा।